जी, सब स्टूडेंट ज्वाइन कर लें फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। वी वर डिस्कसिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी, डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। हम ये वाली डिस्कस कर रहे थे बाय रॉजर एस प्रेसमैन वाली। ठीक है, जो रॉजर प्रेसमैन ने जो हमें डेफिनेशन दी, वो डेफिनेशन क्या है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर क्वालिटी की, कि आपके जितने भी एक्सप्लिसिट डॉक्यूमेंटेड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेस फ्रेमवर्क डिफाइन हैं, आप उनको यूज़ करें। conformance to explicitly stated functional and performance requirements. Okay, वॉइस का इशू तो नहीं है, मे बी वॉइस क्लियर है बेटा? यस मैम, वॉइस क्लियर है ओके आपकी। ओके। अच्छा, टेस्ट केसेस में कितने क्वेश्चन रिक्वायर्ड हैं? एटलीस्ट हर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हर एक ऑप्शन के एटलीस्ट 4 to 5 टेस्ट केसेस। लेट्स से अगर टेक्स्ट बॉक्सेस हैं तो टेक्स्ट बॉक्स का एक टॉपिक है, जैसे मैंने कहा था एक स्टूडेंट 3 टॉपिक सेलेक्ट करेगा, तो अगर एक स्टूडेंट का एक टॉपिक टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन के एटलीस्ट 5 टेस्ट केसेस, इसी तरह वेब बेस्ड एप्लीकेशन के 5 और इसी तरह मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन के 5। कुछ टेस्ट केसेस कॉमन भी हो सकते हैं वेब बेस्ड, मोबाइल और डेस्कटॉप के। कोशिश ये कीजिए कि जो डिफरेंट वाले हों आप वो निकालें। लेट सपोज अगर डेस्कटॉप है तो उस पर किस तरीके से चलेगा, वेब बेस्ड है तो रिफ्रेश का बटन प्रेस कर दिया, F5 प्रेस कर दिया तो पूरा पेज ना आपका दोबारा से रिफ्रेश होगा। मोबाइल पे अगर आपने कर दिया तो आपके गेस्चर कंट्रोल से वो कैसे करेगा। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि डिफरेंट हो तो ज्यादा बेटर हो, लेकिन कुछ चेकलिस्ट सेम भी हो सकती है तीनों प्लेटफॉर्म पे। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बो बॉक्स, उसी सेम स्टूडेंट का फर्स्ट टॉपिक टेक्स्ट बॉक्स हो गया। टेक्स्ट बॉक्स के लिए वेब बेस्ड के लिए 5, मोबाइल बेस्ड के लिए 5 और डेस्कटॉप के लिए 5। फिर नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बो बॉक्स उसी सेम स्टूडेंट का, उसके लिए फिर कॉम्बो बॉक्स के लिए वेब बेस्ड के 4 से 5, मोबाइल बेस्ड के 4 से 5 और इसी तरह डेस्कटॉप के 4 से 5। तो इस तरह अगर 3 टॉपिक्स आप कवर कर रहे हैं तो आपके 5 अगर 5 3 आपके पास 15 चेकलिस्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे एक टॉपिक के लिए। जैसे टेक्स्ट बॉक्स के लिए 5 डेस्कटॉप, 5 मोबाइल, 5 डेस्कटॉप, तो 5 10 और 15 टेक्स्ट बॉक्सेस। फिर नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बो बॉक्स है, तो मतलब एक स्टूडेंट जो है वो ऑन एवरेज 40 to 45 चेकलिस्ट क्वेश्चंस मेंटेन करेगा। अच्छा, एक काम मैं ये करूंगी आपको हेल्प आउट करने के लिए कि मैं इस असाइनमेंट का एक टेम्पलेट, जैसे क्वेश्चन वाइज टेम्पलेट है, वो मैं बता दूंगी कि इसके कंटेंट्स क्या हैं। बल्कि मैं अभी देख लेती हूँ, अगर थोड़ी देर में मेरे पास फोल्डर में ये असाइनमेंट पड़ा होगा तो मैं इसकी थोड़ी सी कुछ डिटेल्स आपको बता सकूं। तो इससे ये हो जाएगा कि असाइनमेंट आपके लिए असाइनमेंट करना आसान हो जाएगा। मैं मीनवाइल सर्च कर देती हूँ कि इस असाइनमेंट में, और अगर इसका एक टेम्पलेट असाइनमेंट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने जब ये असाइनमेंट किया था, जब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ रहे थे, तो उसमें ये असाइनमेंट करने में बहुत मजा आया था, बहुत इंटरेस्टिंग था ये असाइनमेंट।
जी, SRS बिल्कुल आपने मंडे को देनी है और अपने प्रोजेक्ट की प्रोटोटाइप भी मंडे को ही देनी है। Spring 2000 डाउनलोड्स। अच्छा, ये असाइनमेंट मैं निकाल रही हूँ। असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन कहाँ है? ओपन हो रहा है असाइनमेंट ना, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ और LMS पे भी अपलोड कर दूंगी, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है आपके माइंड में रिलेटेड टू असाइनमेंट तो वो खत्म हो जाए। फाइल ओपन हो रही है मेरे पास, जैसी ओपन होती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जी, ये मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ये देखेंगे आपके असाइनमेंट के इसमें मार्किंग भी गिवन है। ठीक है, आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन ऑफ असाइनमेंट बताना है कि ये टेस्टिंग से रिलेटेड असाइनमेंट है, हमने टेस्टिंग पढ़ी है, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टाइप है, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की थोड़ी सी आप डेफिनेशन यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, 1 मार्क का है तो जस्ट एक पैराग्राफ इनफ है। टेस्टिंग का ओवरव्यू दे दें, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, क्योंकि हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से रिलेटेड हमारी असाइनमेंट है, तो आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती क्या है हमारे पास। ठीक है, तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का ओवरव्यू आ गया। पर्पस ऑफ ईच कंट्रोल मीन्स हमने कौन कौन से कंट्रोल देखे थे, टेक्स्ट बॉक्सेस, कॉम्बो बॉक्सेस। तो आपने जो 3 सिलेक्ट किए होंगे, जो 3 जिस स्टूडेंट ने सिलेक्ट किए हैं उसका जो है वो पर्पस बता देंगे कि इस टेक्स्ट बॉक्सेस का हमारे पास जो है वो क्या यूजेज है, कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, न्यूमेरिक टेक्स्ट बॉक्सेस हैं तो उसकी एक इमेज नेट से, बस थोड़ी सी रिसर्च बेस्ड असाइनमेंट है, ऐसे कुछ भी नहीं है, बस इसमें आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है। कॉम्बो बॉक्सेस, डेट पिकर, जो भी आपने 3 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर रहे होंगे। फिर it different types with images with respect to GUI, web and mobile environment। GUI में टेक्स्ट बॉक्सेस किस किस्म के होते हैं, तो आप कोई भी अपने सिस्टम की डेस्कटॉप की कोई भी एक एप्लीकेशन उठा लें जिसमें कोई फॉर्म वॉर्म हो, प्रॉपर्टी सेटिंग्स में जाके जहाँ कोई टेक्स्ट बॉक्सेस हो उसकी एक पिक्चर लेके शो करने हैं। इसी तरह वेब बेस्ड टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, कोई भी आप जो है वो जीमेल का लॉगिन पेज दिखा दें जिसमें लॉगिन और पासवर्ड के लिए वो अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स मांग रहा है, कोई मनी वाला अमाउंट है तो आप उसमें जो है वो बता दें कि ये अमाउंट इनपुट ले रहा है टेक्स्ट बॉक्स। इसी तरह मोबाइल एनवायरनमेंट में फूड पांडा की एप्लीकेशन ओपन करने, कोई भी एप्लीकेशन जिसमें टेक्स्ट बॉक्स आ रहा हो तो वो टेक्स्ट बॉक्स की पिक्चर, यानी कि हर टॉपिक के रिस्पेक्ट से डिफरेंट जो है वो उसकी इमेजेस विद रिस्पेक्ट टू GUI, वेब एंड मोबाइल एनवायरनमेंट। फिर नेक्स्ट क्या करना है, सेपरेट टेस्टिंग चेकलिस्ट, ये वाला काम सबसे इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ये भी है, ये तो ओवरव्यू है, लेकिन सबसे ज्यादा है आपके पास टेस्टिंग चेकलिस्ट at least from 3 different sources for GUI, web and mobile environment। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए टेक्स्ट बॉक्स की 5 टेस्टिंग चेकलिस्ट, फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए टेक्स्ट बॉक्स की 4 से 5 चेकलिस्ट, फिर मोबाइल एनवायरनमेंट के लिए टेक्स्ट बॉक्सेस की 4 से 5, फिर नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बो बॉक्सेस, उसकी 4 से 5 GUI, 4 से 5 वेब एंड 4 से 5 मोबाइल एनवायरनमेंट। इसका एक मेरे पास टेम्पलेट भी पड़ा है, वो मैं टेम्पलेट भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, सो दैट आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। शेयर हो रहा है ये टेम्पलेट आप लोगों को? यस मैम। मैम आप ये उस पे LMS पे भी अपलोड करेंगे क्या? असाइनमेंट तो कर दूंगी, लेकिन ये इसका ये सैंपल वाला टेम्पलेट नहीं करूंगी, ये मैं सिर्फ क्लास में दिखा रही हूँ। ठीक है, ये जो मैं सोल्यूशन वाला टेम्पलेट दे रही हूँ ये मैं अपलोड नहीं करूंगी, ये मैं क्लास में सिर्फ डिस्कस करवा रही हूँ आपके साथ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि करना क्या है। लेट सपोज, ठीक है, इंट्रोडक्शन दे दिया हमने, सबसे पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन दे दिया और फिर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का 2 से 3 पैराग्राफ में आप डिटेल देना चाहें तो डिटेल कर दें।
क्वेश्चंस क्या है असाइनमेंट के, ये ना मेंशन है, इंट्रोडक्शन टू टॉपिक असाइन, पर्पस, इमेजेस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, टेस्टिंग चेकलिस्ट फॉर असाइन टॉपिक। ठीक है, इसके बाद अब हमने देखे यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका बताया कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती क्या है। ठीक है, पर्पस ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस। अब फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, जैसे टॉपिक 1 था टेक्स्ट बॉक्सेस, तो टेक्स्ट बॉक्सेस का पर्पस बता दिया, उसके डिफरेंट टाइप्स बता दी। टाइप ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे पास क्या हो सकती है, सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स, और उसकी इमेज बता दी। सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स GUI के लिए ये हो गया, फॉर एंड्रॉइड मतलब मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन हो गई, उसका भी इमेज आ गया यहाँ पे। बिल्कुल सेम इसी तरह आपने असाइनमेंट को लेके चलना है, जैसे यहाँ पे सैंपल सॉल्यूशन यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर ये हमारे पास एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, उसका भी इंटरफेस आ गया कि लेवल इसमें इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स होगा। वेब बेस्ड एप्लीकेशन, कोई भी वेब का इंटरफेस का आप स्क्रीनशॉट लेके दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टाइप हो गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब इसके डिफरेंट पिक्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स की कौन सी है, मल्टी लाइन टेक्स्ट एरिया बॉक्स। मल्टी लाइन के लिए GUI, पहले एक सिंपल 1-2 लाइन में इसको डिस्क्राइब कर दिया, फिर GUI से रिलेटेड उसकी पिक्चर। फिर एंड्रॉइड से रिलेटेड मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स आ गया हमारे पास, उसकी पिक्चर। ठीक है, ये मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स आपने शो कर दिया। आप कोई भी पिक्चर्स यूज कर सकते हैं, आप अपनी डेस्कटॉप, मैं ये कहूंगी कि गूगल से निकालने के बजाय आप रियल वर्ल्ड में जो आपकी एप्लीकेशन डेस्कटॉप, मोबाइल और जो वेब बेस पे आप यूज कर रहे होते हैं यूजली, आप वहां से निकाल लें। देखें ये मल्टी लाइन योर मैसेज इस तरीके से। अब इसके डिफरेंट चेकलिस्ट क्या है, ये देखें डिफरेंट चेकलिस्ट हो गई फॉर GUI एप्लीकेशन। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बॉक्सेस से रिलेटेड ही होंगे, और ये कौन से वाले हैं, GUI एप्लीकेशन के। टेक्स्ट बॉक्सेस, मूव द कर्सर, एक फॉर एग्जांपल एक चेकलिस्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मूव द माउस कर्सर ओवर ऑल एंटरेबल टेक्स्ट बॉक्सेस, कर्सर शुड चेंज फ्रॉम और एरो टू इंसर्ट बार। If it does not, then the text in the box should be gray or non-updatable. वो कह रहा है कि जैसे ही मेरा कर्सर है, मैं अपने माउस का कर्सर, कोई GUI एप्लीकेशन है, सपोज कोई डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, उसमें मैंने अपना माउस कर्सर जैसे भी किसी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर रखा, तो वो फौरन माउस का कर्सर से चेंज होके क्या बन जाए मेरे पास, इंसर्ट बार वाला सिंबल उसका चेंज हो जाए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो वो जो टेक्स्ट बॉक्स है इट शुड बी ग्रे और नॉन अपडेटेबल, यानी कि उसमें आप एडिट नहीं कर सकते। तो ये एक चेकलिस्ट है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपने निकालने हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास देखिए बहुत सारे नेट से अवेलेबल हैं, आपने क्या करना है, उसको अपने टॉपिक से रिलेटेड निकालना है। फिर वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड टेक्स्ट बॉक्स का क्या आ गया, कर्सर टू बी फोकस ऑन द फर्स्ट इनपुट फील्ड व्हेन द विंडोज ओपन। जैसे मेरा पेज रिफ्रेश हुआ, तो कर्सर जो है वो मेरे पास क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि जैसी वेब एप्लीकेशन का मैंने पेज जैसी मेरे पास अपलोड हुआ, तो वो पेज फौरन जैसी फोकस हुआ, तो जो फर्स्ट इनपुट फील्ड है मेरे उस पेज की, उस फॉर्म की, सो मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली फर्स्ट इनपुट फील्ड पे फोकस कर रहा हूँ। सो ये वेब एप्लीकेशन से, ये देखें एक डिफरेंट है, GUI की डिफरेंट थी, वेब एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट है। इसी तरह अगर मैं मोबाइल एप्लीकेशन की बात करूं, तो उसके लिए इफ द, देखें ये हेडिंग डाल की टेक्स्ट बॉक्सेस। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, आप चाहें तो एक साथ कर लें, आप चाहें तो अलग अलग कर लें। ठीक है, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, इफ द स्क्रीन कंटेन्स टेक्स्ट बॉक्सेस दैट अलाउज डेटा एंट्री, एंश्योर दैट द विड्थ ऑफ डेटा एंटर डज नॉट एक्सीड द विड्थ ऑफ द टेबल फील्ड। तो ये स्क्रीन, क्योंकि हमारे पास मोबाइल पे जो है वो स्क्रीन छोटी होती है, लिमिटेड होती है, तो इसीलिए हिसाब से इन्होंने विड्थ से रिलेटेड। ठीक है, तो ये देखिए अब आपके पास दो सिनेरियोस हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि आप पहले टेक्स्ट बॉक्सेस से रिलेटेड GUI की 5 निकाल लें, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालें,
वेब बेस्ड, उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड 4-5 चेकलिस्ट, और फिर उसके बाद फिर हेडिंग डालें मोबाइल बेस्ड, उससे रिलेटेड टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड 4-5। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालें कॉम्बो बॉक्स की, कॉम्बो बॉक्स के लिए GUI, वेब और अलग अलग तीनों। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा है जैसे यहाँ पे हुआ है, जैसे ये देखें टेक्स्ट बॉक्स टेस्टिंग चेकलिस्ट फॉर वेब एप्लीकेशन, हेडिंग है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस। बेटा किसी का माइक ऑन है? मैं अपनी यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हेडिंग क्या डाली है, वेब एप्लीकेशन, इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस की हेडिंग है, उसमें रिलेटेड उससे रिलेटेड 5-6 चेकलिस्ट। फिर ड्रॉप डाउन से रिलेटेड की हेडिंग, फिर उससे रिलेटेड 4-5। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप पहले एक एरिया टेक्स्ट बॉक्सेस के वेब, मोबाइल, डेस्कटॉप अलग अलग निकालें, फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए या तो आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन की तीनों हेडिंग वाइज डाल के टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स एंड देन कॉम्बो बटन्स या लिस्ट बॉक्सेस, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये आपका असाइनमेंट है, इसमें मेहनत रिक्वायर्ड है, लेकिन ये है कि लर्न करेंगे आप इससे, जब पढ़ेंगे चीजों को तो वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वाली चीजें आपके माइंड में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये असाइनमेंट मैंने आपके साथ जो है इसका सोल्यूशन भी शेयर कर दिया है, लेकिन ये सोल्यूशन मैं LMS पे बिल्कुल भी नहीं रखूंगी, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन LMS पे रखूंगी। ये सोल्यूशन सिर्फ आपको बताने के लिए कि असाइनमेंट करना कैसे, सिर्फ मैं आपके साथ ये चीज शेयर कर दूंगी आपके LMS पे। और ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है इसमें मैंने असाइनमेंट का सोल्यूशन दिखा दिया आपको, आप उससे देखकर आइडिया लेकर फिर नेट से सर्च करके अपना असाइनमेंट पे काम कर सकते हैं। जी, अभी जो मैंने आपको डिस्प्ले किया था ये सैंपल इसका सोल्यूशन था, जैसा आपका असाइनमेंट होना चाहिए बनने के बाद। जी जी, जो कंट्रोल्स हैं जो हमने क्लास में पढ़े थे, वो जो बच्चे एब्सेंट होंगे उनकी नहीं समझ में आ रहे होंगे, वो जो टेस्टिंग चेकलिस्ट वाले कंट्रोल्स थे, वो कंट्रोल में से कोई 3 टॉपिक हर स्टूडेंट ने अपने सिलेक्ट करना है। अच्छा, वो टॉपिक जो है इस तरीके से है, मैंने कहा था कि हर ये इंडिविजुअल असाइनमेंट है, ये ग्रुप बेस्ड असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, हर स्टूडेंट 3-3, जैसे एक ग्रुप में हमने 9 टॉपिक्स देखे थे, तो 3 ग्रुप मेंबर्स हैं, तो अगर 3 मेंबर्स हैं तो 3 अपने अपनी मर्जी के कोई 3 चूज करेंगे जो उस ग्रुप में रिपीट नहीं होने चाहिए। बेटा सैंपल अपलोड नहीं होगा, सोल्यूशन अपलोड नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन अपलोड होगा LMS पे। अच्छा जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सॉफ्टवेयर क्वालिटी हम डिस्कस कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी की हम डेफिनेशन जो डिस्कस कर रहे थे, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज डिफाइंड एज, अच्छा अब मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या करना है, अब ये मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं बहुत डिटेल में हर क्लास के एंड में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब बस मुझे फाइनल आपकी एंड प्रोडक्ट चाहिए SRS। अब SRS में जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो आपने ऐड ऑन करनी है। अब आप उसको अपने प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से कैसे ऐड ऑन करेंगे ये आपकी अपनी लर्निंग है। अगर सब मैं ही बता दूं तो कर भी मैं ही लूं। ठीक है, तो थोड़ा सा मेच्योर होकर सोचा करो कि असाइनमेंट में टीचर इतना भी नहीं बताते जितना मैंने आपको सैंपल तक दिखा के गाइड कर दिया है। ठीक है, टीचर तो सिर्फ अपलोड कर देते हैं LMS से और कहते हैं कि इस डेट पे कर दीजिएगा, लेकिन आप लोग तो इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो लकीर के फकीर होते हैं ना, कि उनको एक एक चीज बतानी पड़ती है। तो कोई इस तरीके का सिनेरियो इस सेमेस्टर में तो मतलब ऐसा लग रहा है कि इतना तो PF वाले बच्चों के साथ भी इतना वो नहीं करना होता था जितना आप लोगों को समझ नहीं आ रही, एक चीज इतनी दफा बताओ वो फिर भी समझ नहीं आ रही होती। तो थोड़ा सा मेच्योर हो जाए, बड़े हो जाए जरा। ठीक है, सो वी हैव डिफरेंट क्वालिटी फोकस रिलेटेड टू डिफरेंट रोल्स। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट रोल्स हैं, तो उन रोल्स के अकॉर्डिंगली क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस क्या है। यूजर के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इन द यूजर व्यू क्वालिटी इज फिटनेस फॉर पर्पस और मीटिंग्स यूजर नीड्स। यूजर के लिए क्वालिटी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो एप्लीकेशन डिजाइन होके मेरे पास आए फिटनेस फॉर पर्पस हो, यानी कि जिस पर्पस के लिए बनाई गई है उस पर्पस पे पूरी उतर रही हो। और मीटिंग यूजर नीड, या जो मेरी एक्सप्लिसिट नीड्स हैं उस एप्लीकेशन को बनवाने की वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। इन द मैन्युफैक्चरिंग व्यू, जो एप्लीकेशन जब बन रही होगी उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग टीम होगी उनके लिए क्या एक्सपेक्टेशन है क्वालिटी की। Quality means conformance to process standards. डेवलपर्स, मैन्युफैक्चरर, एनालिस्ट, इंजीनियर्स, उनके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी
कि हम उनके लिए क्वालिटी वो कैसे डिटरमाइन कर रहे होंगे कि हमारी ये एप्लीकेशन क्वालिटी एप्लीकेशन होगी अगर ये उन तमाम प्रोसेस को फॉलो करते हुए डिजाइन या मैन्युफैक्चर हुई है जो इसके लिए हमने डिसाइड किए थे, यानी कि जो प्रोसेस स्टैंडर्ड्स हैं दैट शुड बी फॉलो एक्सप्लिसिटली। इन द प्रोडक्ट व्यू, जब प्रोडक्ट बन गई मतलब एक वर्किंग प्रोडक्ट है, नाउ इट इज रेडी टू यूज, द फोकस इज ऑन इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन द प्रोडक्ट इटसेल्फ इन द होप दैट कंट्रोलिंग दिस इंटरनल क्वालिटी इंडिकेटर्स। प्रोडक्ट बनने के बाद हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो उसकी प्रोडक्ट की जो फंक्शनैलिटी है वो फंक्शनैलिटी जब वर्क कर रही है तो उसमें क्वालिटी इंडिकेटर्स मिलने चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मल्टीपल क्वालिटी इंडिकेटर्स हमें मिले जब वो एप्लीकेशन रन हो। तो इन द वैल्यू बेस्ड व्यू, quality is the customer willingness to pay for a software, people roles and responsibilities। वो कह रहे हैं जब हम वैल्यू की बात करें तो क्वालिटी हमारे लिए इस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर के लिए उस सॉफ्टवेयर की कितनी इंटरेस्ट लेवल कितना है, कितना ज्यादा कीन है वो इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। Pupil roles and responsibilities. With the quality assurance, QA and quality engineering, we can divide the pupil into two broad groups। हम दो broad groups में quality की जब बात कर रहे होते हैं तो लोगों को दो groups में divide कर देते हैं, consumers and producers। consumers कौन होंगे? जो जिनके लिए हम वो सर्विसेज बना रहे हैं, इंक्लूडिंग कस्टमर्स एंड यूजर्स, एदर इंटरनली और एक्सटर्नली। अगर जिस हाउस में इन हाउस डेवलपमेंट हो रही है उसी के यूजर, लेट सपोज कीट वाले कोई एप्लीकेशन बनवा रहे हैं और अपने ही स्टूडेंट से बनवा रहे हैं तो वो इंटरनल हैं, कंज्यूमर सारे इंटरनल हैं, प्रोड्यूसर्स भी इंटरनल हैं और कंज्यूमर्स भी इंटरनल है, मतलब बनने के बाद एप्लीकेशन वही कीट के एम्प्लॉयज या स्टूडेंट यूज करेंगे। Users who use the software products or services for various purposes. We can also extend the concept of users to include such non-human or invisible users such as other software। हम users को non-human users में भी break कर सकते हैं या हम उनको invisible users भी कह सकते हैं in term of embedded hardware and the overall operational environment that the software operates under and interact with। ठीक है, अगर मेरी एप्लीकेशन किसी और सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेटेड है, जैसे कीट एलएमएस जूम से भी इंटीग्रेटेड है, तो जूम भी जो है वो उसका यूजर है, या कीट एलएमएस भी जो है वो जूम की यूजर है जो जूम की एप्लीकेशन को अपने एलएमएस में इंटीग्रेट करके चला रही है। तो यहाँ पे इस वाली एग्जाम्पल में जो यूजर है वो नॉन ह्यूमन यूजर है, एक और सॉफ्टवेयर है। प्रोड्यूसर्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और एनीवन इन्वॉल्व विद द, प्रोड्यूसर साइड पे कौन जाता है? जो सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने में, डिजाइन करने में, मेंटेन करने में, उसकी मार्केटिंग, सेल्स और सर्विसेज देने के लिए जो काम कर रहे होंगे। We adopt a broad definition of producers which also include third party participants who may be involved in add-on products। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में कोई और कंपोनेंट, बिल्ट इन कंपोनेंट किसी और सॉफ्टवेयर हाउस या किसी और यूजर का, किसी और प्रोड्यूसर का एम्बेड कर रही हूँ तो वो क्लास भी प्रोड्यूसर की ही होगी। सॉफ्टवेयर पैकेजिंग, पैकेजिंग करवानी है सॉफ्टवेयर की, ठीक है, उसको पैक करवाना है, रैप करवाना है, तो उसके लिए भी वो प्रोड्यूसर्स ही होंगे। सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन, fulfilling independent verification and validation, IVNV responsibilities and so on। तो ये सब काम जो लोग कर रहे होंगे हम उनको कह रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर के प्रोड्यूसर्स हैं। क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस ऑन द कंज्यूमर साइड, यानी कि जो यूजर्स और कस्टमर्स हैं उनके लिए क्वालिटी की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? First, it performs right function as specified, which hopefully fits the user need। Fit for use, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? Fit for use। जिस काम के लिए यूजर वो एप्लीकेशन बनवा रहा है वो एप्लीकेशन उस काम के लिए को 100% कंप्लीट कर रही हो। Second, it performs these specified functions correctly over repeated use or over a long period of time or perform its functionality reliably। जो फीचर्स यूजर्स के लिए हमने बनाए हैं वो एप्लीकेशन रन हो रही है फिट फॉर यूज, और रन होने के साथ साथ इस तरीके से रन हो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती रहे करेक्टली। ऐसा ना हो कि आज मैंने कस्टमर को दिया, आज सही चल रही है, 1 महीने बाद प्रॉब्लम्स करना शुरू कर दे। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होना चाहिए और वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करेक्टली। ठीक वही फंक्शनैलिटी लॉन्ग टाइम तक सर्व करती रहे यूजर्स को। For many users of today's ubiquitous software and systems, ease of use or usability may be a more important quality expectations than reliability or other concerns। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आज
की जो अगर हम बात करें कंप्यूटिंग वर्ल्ड की, तो उसमें यूजर्स के लिए यूबिक्विटस सॉफ्टवेयर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। यूबिक्विटस सॉफ्टवेयर्स लाइक जैसे हैंड हेल्ड डिवाइसेस, जैसे पहले होता था बड़े बड़े डेस्कटॉप फिर लैपटॉप, अब वो चीजें स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर जैसे एंड्रॉइड सेल फोन, अब हर चीज मेरे सेल फोन पे मेरे पास मौजूद है। ठीक है, स्लाइड्स भी डाउनलोड हो जाएंगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बात हो रही है, मैं फेसबुक भी यूज कर सकती हूँ, मैं मेल भी कर सकती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग, मैं जूम की मीटिंग भी अटेंड कर सकती हूँ। तो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग मींस हैंड हेल्ड डिवाइसेस हमारे पास आराम से जिनको हम इजीली कैरी कर सकें। नॉन ह्यूमन यूजर्स इन द फॉर्म ऑफ बेटर इंटरऑपरेबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी। ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी मींस कि अगर मेरे पास एक एप्लीकेशन मल्टीपल जगह चलेगी, ठीक है, जैसे कीट एलएमएस है, डेस्कटॉप पे वेब बेस पे भी चल रहा है और मेरे मोबाइल पे भी चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए। एंड एडॉप्टेबिलिटी इज दैट किसी नए फ्रेमवर्क में, किसी नए जो है वो आर्किटेक्चर में चले तो वहाँ उसको एनवायरनमेंट को लर्न कर सके। दैट सपोज अगर मैं एक चीज जो है वो विंडोज पे चला रही हूँ, तो क्या वो यूबंटू पे भी चलेगी या नहीं चलेगी। तो दैट इज एडॉप्टेबिलिटी, कि कितनी जल्दी हो जिस प्लेटफॉर्म पे उसको पे मुझे चलाना है वो उस प्लेटफॉर्म को रन करके वर्क कर रही है। सो दैट द सॉफ्टवेयर कैन वर्क वेल विद अदर्स एंड विद इन इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अगर कोई हार्डवेयर भी मैंने इंटरेक्ट करना है, कोई और सॉफ्टवेयर एम्बेड करना है, तो इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। मींस कंपोनेंट की कनेक्टिविटी किस तरीके से होगी। क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस ऑन द प्रोड्यूसर साइड। प्रोड्यूसर साइड पे एक्सपेक्टेशन क्या है, जो लोग डेवलप कर रहे हैं उनके लिए क्वालिटी क्या है, conform to product specifications or providing services that conform to service agreement। उनका कंसर्न ये है कि हमारे पास जो चीज लाइसेंस एग्रीमेंट आया है कि हमने ये चीज बनानी है, हम उस चीज को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो स्टैंडर्ड और जो स्पेसिफिकेशंस गिवन हैं वो यूज करते हुए हम उस सर्विस एग्रीमेंट को कंप्लीट करें। By extension, various product internal characteristics that make it easy to conform to product specification as good design। ठीक है, प्रोड्यूसर कैसे क्वालिटी अचीव कर सकता है, बाय गुड डिजाइन that maintain conceptual integrity of product components and reduce coupling across different components। देखें ये वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया, लो कपलिंग, कम से कम कपलिंग हो, are also associated with good quality। ठीक है, कि हम ऐसा डिजाइन अप्रोच बनाएं दैट शुड बी हाईली कोहेसिव एंड लो कपल। ये जब मैं आपको पढ़ा रही थी अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि गुड डिजाइन अप्रोच इज लो कपलिंग एंड हाईली कोहेसिव एप्लीकेशन। तो ये यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, रिड्यूस कपलिंग अक्रॉस डिफरेंट कंपोनेंट। जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, अब वो कंपोनेंट्स अगर हम बिल्कुल स्मॉलेस्ट लेवल पे बात करें तो वो फंक्शंस या मेथड्स होंगे, और अगर हम ब्रॉडर वे में बात करें तो डिफरेंट फीचर्स या डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर सिस्टम। ठीक है, नेटवर्क है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, तो उसमें हम कंपोनेंट्स की बात करें, आर आल्सो एसोसिएटेड विद गुड क्वालिटी। फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस मैनेजर्स, एडहेरेंस टू प्री सिलेक्टेड सॉफ्टवेयर। अच्छा, अगर आप अभी क्या स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि अगर प्रोड्यूसर साइड पे जो प्रोडक्ट और सर्विस मैनेजर्स हैं उनके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस यूज करेंगे और उसके लिए रेलेवेंट स्टैंडर्ड कौन से हैं, लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे, टूल्स कौन से यूज करेंगे, कौन कौन से ऑटोमेटेड टूल यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी कौन सी यूज होगी, प्रोसेस मॉडल वाटरफॉल होगा, स्पाइरल होगा, रेड होगा, ये सब किसका कंसर्न होगा, प्रोडक्ट और सर्विस मैनेजर्स का। For example, usability and modifiability may be paramount for people involved with software service। Software services से related जो लोग हैं, जो services provide कर रहे हैं, उनके लिए क्या चीज important होगी, usability and modifiability, कि user उस application को use कैसे कर रहे हैं जो उस software की service provide कर रहे हैं। And modifiability, अगर कुछ changes करने हैं तो वो changes easily adopt हो सकते हैं या नहीं हो सकते। Maintainability for maintenance personnel, सॉफ्टवेयर का मेंटेनेबिलिटी वाला एट्रीब्यूट किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, मेंटेनेंस के लोगों के लिए। पोर्टेबिलिटी किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, सॉफ्टवेयर पैकेजिंग और सर्विस प्रोवाइडर, जो उस सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या जो उसकी पैकेजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी, पोर्टेबिलिटी, किन किन एनवायरनमेंट पे चलेगी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटेबल होगी। तो ये सारी चीजें कौन देख रहा होगा, आपका सर्विस प्रोवाइडर या सॉफ्टवेयर पैकेजिंग टीम। प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर वैल्यू फॉर प्रोडक्ट, मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी, प्रॉफिटेबिलिटी, के जो एप्लीकेशन डेवलपर्स ने डिजाइन की है वो कितनी प्रॉफिटेबल है, उससे हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो हर किसी के लिए अलग अलग एक्सपेक्टेशन है रिलेटेड टू क्वालिटी। अब हमने क्वालिटी को
6 मेन मेजर कैटेगरीज कैरेक्टरिस्टिक्स में ब्रेक कर दिया, जिसके अंदर कुछ सब कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जिसको हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट वन इज फंक्शनैलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन, मतलब ये सारे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं और इन मेन हेडिंग्स के अंदर फिर सब हेडिंग्स भी हैं। फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहली है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी क्या है देख लेते हैं। A set of attributes that bear on the existing of a set of functions and their specified properties, कि हमारी एप्लीकेशन में कौन कौन से फीचर्स परफॉर्म हो रहे हैं। The functions are those that satisfy stated or implied needs. Functions वो होंगे जो आपने उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए बनाए होंगे। ठीक है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, इसकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास सुइटेबिलिटी, एक्यूरेसी, इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। जब हम फंक्शनैलिटी की बात करें तो फंक्शनैलिटी के अंदर और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आते हैं। सुइटेबिलिटी, सुइटेबिलिटी क्या है कि जो डिफरेंट फीचर्स हैं एक एप्लीकेशन के, वो आपस में एक दूसरे के साथ सूटेबल है या नहीं है। मैंने कोई नई चीज ऐड ऑन करनी है तो वो इजीली एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को सूट करेगी, कंपेटेबल होगा एक दूसरे के साथ या नहीं होगा। एक्यूरेसी, हर फीचर एक्यूरेटली अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा हो, मींस डेटाबेस पे भी उस टाइम पे ट्रांजैक्शन अपडेट हो और जो नई इंफॉर्मेशन शो हो वो भी अपडेटेड हो, हर चीज जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो। फिर इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी अमंग फंक्शनैलिटीज दैट के अगेन वो फीचर्स मल्टीपल जगहों पे रन हो सके। लाइक विंडो पे चलाना है हमें, जो है वो मोबाइल पे चलाना है, डेस्कटॉप पे चलाना है, different platform, different devices, different operating systems. एंड सिक्योरिटी, अगेन सिक्योर है या नहीं है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लेवल डिफाइन है या नहीं है। तो ये सारी चीजें फंक्शनैलिटी की मेन हेडिंग की सब हेडिंग्स है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है कि हमारी एप्लीकेशन विदाउट एनी एरर कितने पीरियड तक अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही है। अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट बेयर एंड द कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू मेंटेन इट्स लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अंडर स्टेटेड कंडीशन फॉर अ स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम। मेच्योरिटी, फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिकवरेबिलिटी। मेच्योरिटी इज दैट कि कितनी मेच्योर है कि लास्ट टाइम जो एरर आया था, जो फॉल्ट आया था, जो फेल हुआ था, जिसकी वजह से एप्लीकेशन डाउन हो गई थी, अगर वो दोबारा आता है तो क्या वो एप्लीकेशन दोबारा डाउन हो जाएगी या इतनी मेच्योर इनफ है कि पास्ट जो हमारे पास एरर्स आए थे या जो फेलियर्स आए थे उनको ओवरकम कर लेगी। दैट इज मेच्योरिटी। होना ये चाहिए कि एक एरर जब आ गया तो हमारी एप्लीकेशन इतनी जो है वो रोबस्ट होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम अगर वो एरर दोबारा आए तो वो डाउन ना हो, उसको खुद से क्या कर सके, वो सॉर्ट आउट कर सके। फॉल्ट टॉलरेंस, अगर कोई फेलियर आ रहा है तो कितने टाइम तक उसको टॉलरेट करेगा, मतलब ऐसा तो नहीं कि जैसी कोई फेलियर आया फौरन डाउन हो गई, टॉलरेंस करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है। एंड रिकवरेबिलिटी, और इन केस फेलियर अगर हो गया, एप्लीकेशन डाउन हो गई, तो क्या वो दोबारा से रिकवर हो भी सकती है या नहीं हो सकती आफ्टर फेलियर। तो ये हमारे पास रिलायबिलिटी से रिलेटेड कुछ सब मॉड्यूल्स हैं, मैच्योरिटी, फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिकवरेबिलिटी। जी, कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है इन सब हेडिंग्स में या हेडिंग्स में जो क्लियर नहीं हो क्लास। जी क्लास, सारे पॉइंट क्लियर है। अच्छा, जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो रिलायबिलिटी में हमारे पास कुछ और जो है वो मैट्रिसेस आते हैं। उन मैट्रिसेस को हम क्या कह रहे हैं वो टेक्स्ट में यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मीन टाइम टू रिपेयर, मीन टाइम टू फेलियर। ठीक है, ये कुछ मैट्रिसेस हैं जब हम रिलायबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे यूज हो रहे होते हैं। मीन टाइम बिटवीन फेलियर इज अ टाइम जितने टाइम पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो डाउन रहती है। ठीक है, और हम मीन टाइम बिटवीन फेलियर कैसे निकाल सकते हैं,
मीन टाइम टू फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर, ये इसका मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू मीन टाइम टू रिपेयर प्लस मीन टाइम टू फेलियर। यानी कि जब फेलियर आया, अकर हुआ, और जितना टाइम उसने रिपेयर होने में लगाया, सो उस टाइम से लेकर उस टाइम तक का जो टाइम होगा, दैट इज द मीन टाइम बिटवीन फेलियर, वो टाइम जिसमें आपकी एप्लीकेशन डाउन रही। यानी कि फेलियर आने के बाद आपकी एप्लीकेशन जब डाउन हो गई, तो उसको हम कह रहे हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर। और हम वो कैसे निकालेंगे? मीन टाइम टू फेलियर जब फेलियर अकर हुआ, एंड मीन टाइम टू रिपेयर जितनी देर में हम उसको रिपेयर कर रहे हैं। सो दैट इज द मीन टाइम बिटवीन फेलियर। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर इज 300, ठीक है, मीन टाइम टू रिपेयर और मीन टाइम टू फेलियर को ऐड करने के बाद अगर मेरे पास MTBF मीन टाइम बिटवीन फेलियर 300 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि जो अब नेक्स्ट फेलियर होगा दैट इज एक्सपेक्टेड टू अपीयर ओनली आफ्टर 300 आवर्स। यानी कि अब जो नेक्स्ट फेलियर है वो अब कब आएगा? आफ्टर 300 आवर। जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर आ गया है, अब जब दोबारा नेक्स्ट फेलियर आएगा वो कब अपेयर होगा? द नेक्स्ट फेलियर इज एक्सपेक्टेड टू अपेयर ओनली आफ्टर 300 आवर्स। ठीक है, मीन टाइम टू रिपेयर क्या है? मीन टाइम टू रिपेयर में आगे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख भी देती हूँ ना, ताकि क्लियर हो जाए। मीन टाइम टू रिपेयर इज दैट वन फेलियर अकर, जैसे आपके पास फेलियर अकर हो गया, once failure occurs, some time is required to fix it. That time is called mean time to repair. Some time is required to fix the failure. जो एरर आया है उसको फिक्स करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा, तो वो टाइम जब आप उस एरर को ठीक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मीन टाइम टू रिपेयर। ठीक है, और अब हमारे पास कौन सा रह गया? मीन टाइम टू फेलियर। मीन टाइम टू फेलियर इज डिस्क्राइब एज द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव फेलियर्स। मीन टाइम टू फेलियर हम कैसे निकाल, क्या हमें बता रहा होता है? कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव फेलियर। ठीक है, तो या मीन टाइम टू फेलियर हमें क्या कह रहा है कि कितने टाइम बाद एप्लीकेशन जो है वो दोबारा से फेल हो सकती है। मीन टाइम टू फेलियर डिस्क्राइब्ड एज द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव फेलियर, जब आपकी एप्लीकेशन सही चल रही है। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरी एप्लीकेशन रन हुई, रन होते वक्त एक फेलियर आ गया। ठीक है, फेलियर आने के बाद मीन टाइम बिटवीन फेलियर अप्लाई होगा कि कितना टाइम वो जो है रिपेयर होने में उसको कितना लगा, फेलियर कब अकर हुआ, और मीन टाइम बिटवीन फेलियर हम इन दोनों को ऐड करके निकाल देंगे। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर रहा वो। मीन टाइम टू फेलियर, अब वो चलना शुरू हो गया दोबारा। अब जब दोबारा फेलियर आएगा तो दो फेलियर के बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड मीन टाइम टू फेलियर। कि फेल आने से पहले इन बिटवीन जो सक्सेसिव आपकी एप्लीकेशन चल रही है वो आपके पास मीन टाइम टू फेलियर है। ठीक है, लेट सपोज अगर हम इसको व्हाइट बोर्ड पे ही ड्रॉ करते हैं। अच्छा, मीटिंग भी एंड होने वाली है। मीटिंग एंड हो जाएगी, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि ठीक है, इस पर हम ड्रॉ करते हैं। ये मेरी एप्लीकेशन चल रही है, चलते चलते एक फेलियर आ गया। ठीक है, अब ये फेलियर जब आया, अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है, जैसे ही नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं फिर वहीं से मैं कंटिन्यू करती हूँ, वरना ये सब जो है वरना फिर इरेज हो जाएगा।